नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करेंगे डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में द मोमेंटम ऑफ इक्वेशन के बारे में, और बात करेंगे बैंड पाइप के जो न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बैंड पाइप के जो न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलते हैं फिर आगे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इक्वेशन की। तो मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है? यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम और मोमेंटम प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो यह बताता है कि नेट फोर्स जो फ्लूइड मास पर लगता है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम के। उस डायरेक्शन में फ्लूइड मास m पर लगने वाला फोर्स न्यूटन के गति के दूसरे नियम द्वारा दिया जाता है। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि भाई F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए मान लीजिए, इसको मान लेते हूं मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन वन। अब जो मास इंटू एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम के। तो ये इक्वेशन, इसको मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन टू। अब इस इक्वेशन टू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो पुट करने पर क्या आएगा? F इज इक्वल टू एम इंटू डी वी ओवर में डी टी। अब F इज इक्वल टू होगा ये डी, डी को बाहर ले लेंगे, अब m को अंदर कर देंगे, तो m इंटू वी अपॉन में डी टी। यही जो मोमेंटम इक्वेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो यही कहता है। देखिए इस लाइन का मतलब ये, विच स्टेट्स दैट द नेट फोर्स यानी कि F ऑन ए फ्लूइड मास पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो बराबर होता है किसके? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ये हो गया, ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम के। यही मोमेंटम इक्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी इंटू एम वी। तो ये हमारा मोमेंटम इक्वेशन होता है। अब बात करते हैं इसके यूज की। तो इसके यूज बेसिकली दो तरीके से होते हैं। पहला इसका जो यूज है, पहला जो इसका यूज है कुछ इस तरीके से है कि इसका जो इस इक्वेशन का जो यूज होता है, इसका यूज फोर्स और इम्पल्सन को डिटरमाइन करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए या फिर निकालने के लिए किया जाता है। जो बैंड पाइप, रिड्यूसर, मूविंग वेन्स और जेट प्रोपल्सन आदि में बैंड पर कार्य करता है। दूसरा इसका जो यूज है, इसका जो यूज है दूसरा दूसरा यूज है कि इसका जो यूज है वो पाइप में सडन एनलार्जमेंट में फ्लो की करेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए किया जाता है। तो सडन एनलार्जमेंट की अगर बात करें तो सडन एनलार्जमेंट का मतलब है सडन एनलार्जमेंट इन पाइप। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका पाइप का साइज था कुछ आपका 300 mm स्टार्टिंग में, और बाद में उसका पाइप सडन एनलार्ज हो गया, यानी कि अचानक से उसका पाइप जो है, पाइप का साइज बढ़ गया। तो अब आपका एग्जांपल के तौर पे 600 mm हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सडन एनलार्जमेंट। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे, माइनर लॉसेस के बारे में। तो उसमें सारे पाइप्स के बारे में बात करते हैं, सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, तो इस तरीके के कई सारे हमारे पाइप्स होते हैं वहां पर। तो अब बात करते हैं इसके फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स का फॉर्मूला है, तो फोर्स का फॉर्मूला दो डायरेक्शन की बात करेंगे हम, तो एक तो एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि कोई हमारा बैंड पाइप होगा कुछ इस तरीके से, तो वहां पर हम लोग इनको यूज करने वाले हैं। तो बैंड पाइप कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पर जो फोर्स की बात होती है वो दो फोर्सेस की बात होती है, एक तो एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स को कैलकुलेट करने का है। एफ एक्स इज इक्वल टू रो क्यू वी वन माइनस वी टू इंटू कॉस थीटा प्लस पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू इंटू कॉस थीटा। इसका जो एप्लीकेशन होगा, इसका यूज होगा फॉर्मूले को, इसके बाद मैं जस्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी किस कैसे इन फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। अब दूसरा अगर बात करें नेक्स्ट, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला जो होगा वो ये वाला होगा, यानी कि एफ आई इज इक्वल टू माइनस के रो क्यू माइनस के वी टू साइन थीटा माइनस के पी टू इंटू ए टू इंटू साइन थीटा। तो ये फोर्स इन वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करने में मदद करेगा फॉर्मूला। अगर अब आगे हम बात करें रिजल्टेंट फोर्स की, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है कि एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा, एक हमें वाई डायरेक्शन में मिलेगा, तो इसके बीच में कहीं ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो एफ एक्स निकाल लिया हमने, एफ आई निकाल लिया, तो यहां कहीं हमें एफ आर की जरूरत पड़ेगी रिजल्टेंट फोर्स की। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला फॉर्मूला होगा, एफ आर इज इक्वल टू
रूट में एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। आगे अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स लगे हुए हैं एफ एक्स और एफ वाई, ये किस एक एंगल पर लगे हुए हैं, ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है टेन थीटा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन में एफ एक्स। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूले होंगे, इन फॉर्मूलों की मदद से अभी हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल है हमारा 45 डिग्री रिड्यूसिंग बैंड इज कनेक्टेड इन ए पाइपलाइन, द डायमीटर्स एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द बैंड being 600 mm and 300 mm respectively. Find the force exerted by water on the band if the intensity of a pressure at inlet to be 8.829 Newton per centimeter square and rate of flow of water is 600 liters per second। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारा एक पाइप है और वो बैंड है 45 डिग्री पर, है ना। जैसे मान लीजिए जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, है ना, ये वाला फिगर है, इसमें ये फिगर है हमारा 45 डिग्री पर बेंड है। इसमें दो सेक्शन ले लिए हमने। मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया सेक्शन 1, एक सेक्शन मैंने यहाँ पर ले लिया सेक्शन 2। अब इस सेक्शन 1 है यानी कि ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग इनलेट कह रहे हैं, और जहां से पानी आउट हो रहा है उसको हम लोग आउटलेट बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा आउटलेट। तो इनलेट और आउटलेट का डायमीटर दे रखा है, तो अगर मान लीजिए इनलेट को मैंने 1 माना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि D1 की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो 0.6 मीटर हो जाएगी। अगर मीटर के टर्म में बात करेंगे हम, है ना, तो सारी वैल्यूज को एक ही यूनिट में रख लेंगे, कांस्टेंट यूनिट में। तो अगर मैं बात करूं D2 की, तो D2 क्या होगा, 300 mm है यानी कि 0.30 मीटर हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेशर की, तो P1 पर जो प्रेशर है वो दे रखा है 8.829। अगर मैं मीटर स्क्वायर के टर्म में बात करूंगा तो इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सिमिलरली बात करूं P2 पर, तो P2 का प्रेशर हमें नहीं दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन में Q की, तो Q दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये दे रखा है 0.60 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये लीटर पर सेकंड में है, अगर इसको मीटर क्यूब के टर्म में बात करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.60 मीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर A1 की, तो A1 होता है हमारा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर यानी कि 0.60 का स्क्वायर। A1 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, A1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे 0.282 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बात करें A2 की, तो A2 इज इक्वल टू π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, D2 दैट इज 0.30 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 0.070 मीटर स्क्वायर। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें P2 निकालना है। P2 निकालने के बाद जो फोर्स है, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो कह रहा है ना ये कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बैंड, ये जो बैंड हो रखा है, बैंड हो रखा है ना ये 45 डिग्री पर, तो इस बैंड पर कितना फोर्स आ रहा है। अब फोर्स, अब देखो जब पानी यहां से जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में भी जाएगा और वाई डायरेक्शन में भी जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा, तो उसकी वजह से इस बैंड पर कितना फोर्स लग रहा है, जबकि इंटेंसिटी दे रखी है ना, प्रेशर की, पानी की इनलेट पर, आउटलेट पर नहीं दे रखी है, डिस्चार्ज दे रखा है। तो यही बैंड पूछा गया है, जो बैंड पर कितना प्रेशर होगा। यही निकालने के लिए हम पहले ये सारा जो छोटा छोटा डेटा है इसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। हम जानते हैं इसके बाद हम लोग A1 और V1 निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2। अब A1 की वैल्यू, अब हम यहां से हम लोग, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, पता है जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन में A1 हो जाएगा यहां से। अब V1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो Q की वैल्यू है मेरे पास 0.60 और A1 की वैल्यू है 0.282। तो यहां से जो V1 की वैल्यू निकल करके आएगी, ये निकल करके आएगी 2.127 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि V1 इज इक्वल टू 2.127 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हमने V1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं V2 की, तो V2 का फॉर्मूला होता है मेरे पास Q अपॉन में A2, दैट इज Q की वैल्यू 0.60 और A2 की वैल्यू 0.070। तो यहां से जो V2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैं 8.571 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन लगा देते हैं। अब बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन कुछ हमारा इस तरीके से होगा कि हम जानते हैं कि P1 अपॉन में ρg प्लस
V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z2। हमारा पाइप हॉरिजॉन्टल है तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हम लोग कंसीडर कर लेंगे, इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 हो जाएगी। हम जानते हैं कि P1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8.282 इंटू 10⁴ अपॉन में रोजी की वैल्यू क्या होगी 1000 इंटू 9.81 प्लस V1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी अभी 2.127 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमें पता नहीं है अपॉन में 1000 इंटू 9.81 प्लस V2 की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी फाइंड आउट करी है V2 की वैल्यू, और V2 की वैल्यू आई है हमारी 8.571 अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद अपॉन में 2 इंटू 9.81 है ना। तो और Z1 Z2 0 हो गया, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं P2 की वैल्यू। P2 की वैल्यू आई हमारी 5.382 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा P2 निकल आया। अब जब P2 निकला है तो हम जानते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, है ना, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इन द बैंड एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इसका फॉर्मूला एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग फॉर्मूला होगा, तो वहां से हम लोग एफ एक्स की और एफ वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उन दोनों की हेल्प से हम लोग एफ आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और एफ आर की वैल्यू से की मदद से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। तो फॉर्मूले पे चलते हैं हम अपने पे भी। अब इसके बाद जो बात करनी है हमें फॉर्मूले पर, तो फॉर्मूला एक्स डायरेक्शन में जो फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है रो क्यू V1 माइनस V2 कॉस थीटा प्लस P1 A1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1000 और क्यू की वैल्यू हमें पता है 0.60, V1 की वैल्यू हमारी 2.127 माइनस V2 की वैल्यू 8.571 इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। P1 की वैल्यू हमें पता है 8.829 इंटू 10⁴ इंटू A1 की वैल्यू 0.282, उसके बाद माइनस के P2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है, और P2 की वैल्यू हमारी 5.382 इंटू 10⁴ इंटू A2 की वैल्यू है हमारे पास, हमने अभी जो कैलकुलेट करी है 0.070 इंटू कॉस 45 डिग्री। तो यहां से हम लोग जो निकालेंगे इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एफ एक्स की वैल्यू यहां से निकल करके आएगी 1.83 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये होगा हमारा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें एफ वाई की, तो एफ आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा रो क्यू माइनस के V2 इंटू साइन थीटा, उसके बाद माइनस के P2 इंटू A2 इंटू साइन थीटा। अब एफ वाई इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमें पता है 1000, क्यू की वैल्यू 0.60 क्वेश्चन में, और माइनस के V2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 8.571 इंटू साइन 45 डिग्री, माइनस के P2 की वैल्यू है हमारी 5.382 इंटू 10⁴ इंटू A2 की वैल्यू हमें पता है कि 0.070 इंटू साइन 45 डिग्री। इसके बाद यहां से हम लोग एफ आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ आई की वैल्यू जब इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये वैल्यू आएगी माइनस के 6.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब ये जो माइनस के साइन है
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नेगेटिव साइन है यहां पर, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, नेगेटिव साइन मींस फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ये एक्स, और अगर वाई की बात करें तो वाई ये भी हो सकता है और वाई ये भी हो सकता है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो नेगेटिव साइन जो है इस वाले फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे की तरफ ये फ्लो करेगा। अब बात करते हैं आगे इसमें नेक्स्ट। तो इसमें जब हमने एफ एक्स और एफ वाई निकाल लिया, उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आया है, एक वाई डायरेक्शन में आया नीचे की तरफ और एक एक्स डायरेक्शन में आया। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू है 1.83 इंटू 10 टू की पावर 4, और जो वाई डायरेक्शन में है वो 6.3 इंटू 10 टू की पावर 3। यहां से हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट की, ये होता है रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट के लिए यहां पर जो एंगल है ये हमारा दे रखा है। अब इसके लिए हम लोग बात करेंगे एफ आर की, तो एफ ये होता है एफ आर। अब एफ आर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स का स्क्वायर यानी कि एफ एक्स का स्क्वायर प्लस में एफ वाई का स्क्वायर, यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और फोर्स इन वाई डायरेक्शन के स्क्वायर का रूट जब हम कर लेंगे तो यहां से रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है 1.83 इंटू 10 टू की पावर 4 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू है 6.3 इंटू 10 टू की पावर 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो एफ आर की जो वैल्यू आएगी यहां से वो आ जाएगी 19382.54 न्यूटन। तो ये हमारा होगा आंसर एफ आर का। एफ एक्स की वैल्यू निकल आई, एफ आर की वैल्यू निकल आई। तो देखिए हम जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स था है ना, और एक वाई डायरेक्शन में फोर्स है, यही है, ये दो फोर्स दे रखे हैं। अब ये जो दो फोर्स जो दे रखे हैं इनके बीच में अब ये वाला जो एंगल दे रखा है ये थीटा दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है 1.83 इंटू 10 टू की पावर 4, और वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो 6.3 इंटू 10 टू की पावर 3। तो अब हमें थीटा निकालना है, थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा 6.3 इंटू 10 टू की पावर 3 अपॉन में बेस कितना होगा 1.83 इंटू 10 टू की पावर 4। तो यहां से अगर हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा कैलकुलेट होकर के आएगा 18.96 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई भी एक बैंड पाइप था, उस बैंड पाइप में इनलेट और आउटलेट का डायमीटर दे रखा था। अब उन डायमीटर के बिहाफ पर उसने प्रेशर दे रखा था P1 पर यानी कि इनलेट पर, और जैसा कि ये डायग्राम देख रहे हैं आप, अब इसके जो इनलेट पर डायमीटर दे रखा है, आउटलेट का भी डायमीटर दे रखा है, अब डिस्चार्ज दोनों का दे रखा है, P2 नहीं दे रखा है। इसके बिहाफ पर हम लोग एफ एक्स और एफ वाई और एफ आर की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स एफ आई और एफ आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एरिया है, प्रेशर है। तो इनको निकालने के लिए हमने ये सब A1 और A2 और P1 और P2 और यहां पर V1 V2 निकाला है। उनकी हेल्प से हमने एफ एक्स एफ वाई और एफ आर निकाल लिया, और उसकी हेल्प से एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू हम लोग थीटा निकालेंगे। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। नोजल ऑफ ए डायमीटर 20 mm is shifted a pipe of diameter 40 mm. Find the force exerted by the nozzle on the water which is flowing through the pipe at the rate of a 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर एक चीज पर फोकस करिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर। तो क्या है कि कोई भी एक पाइप था, जो सेक्शन 1 पर हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहां पर एक पाइप था। अब पाइप क्या है, आगे जाकर के एक नोजल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो जब नोजल के रूप में कन्वर्ट हुआ है तो नोजल को हम लोग कह रहे हैं, ये जो सेक्शन 2 वाला पोर्शन है इसको हम लोग नोजल कह रहे हैं, और सेक्शन 1 वाला जो पार्ट है इसको हम लोग पाइप कह रहे हैं। तो कोई पाइप था, आगे जाकर के वो नोजल में कन्वर्ट हो गया है। तो जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है, तो इसके हिसाब से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी कि पाइप और नोजल के हिसाब से कुछ डेटा दे रखा है, उसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो ये नोजल ऑफ ए डायमीटर का मतलब है, यहाँ पर ये D2 की बात कर रहा है कि D2 इज इक्वल टू 20 mm, और 20 mm का मतलब है कि 0.020 मीटर, है ना। 20 mm शिफ्टेड पाइप ऑफ ए डायमीटर, पाइप कितना था, पाइप का डायमीटर 40 mm, तो यानी कि D1 इज इक्वल टू 0.040
मीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द नोजल ऑन द वाटर विच इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट द रेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब कह रहा है कि नोजल पर का डायमीटर ये है 20 mm और पाइप का डायमीटर 40 mm है, डिस्चार्ज 1.2 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो यहां पर बताइए कि जो नोजल पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसके हिसाब से हम जानते हैं कि जो ये वैल्यू है 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट है, तो इसको हम लोग सेकंड में करने के लिए 1 मीटर में 60 सेकंड होते हैं, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 अपॉन में 60 इज इक्वल टू 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमारा डिस्चार्ज यहाँ पर निकला है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे। तो A1 होता है पाई बाई 4 इंटू D1 का स्क्वायर और D1 की वैल्यू 0.040 का स्क्वायर और A1 इज इक्वल टू जो आएगा डेटा हमारा यहां से निकल कर 1.256 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर A2 की, तो A2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू D2 का स्क्वायर और D2 यानी कि 0.020 का स्क्वायर और A2 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 टू की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमने डेटा निकाल लिया A1 और A2 का, यानी कि एरिया निकाल लिया पाइप का और एरिया निकाल लिया हमने नोजल का। अब हम यहां पर बात कर सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को। हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन में A1। अब Q की वैल्यू है मेरे पास 0.02 अपॉन में A1 की वैल्यू है 1.256 इंटू 10 टू की पावर -3। तो यहां से हम लोग V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 की वैल्यू आएगी 15.92 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हमने V1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली मैं V2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, Q अपॉन में A2 हो जाएगा और Q की वैल्यू 0.02 और A2 की वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू की पावर -4। तो यहां से जो V2 की वैल्यू निकल करके आएगी 63.69 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हमने अब डेटा निकाल लिया। ये सारा डेटा क्यों निकालना है, जब हमें बाद में फोर्स निकालना है तो फोर्स के अंदर जो फॉर्मूला होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले के अंदर ये सारे जो डेटा हैं A1 A2 V1 V2 ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। इस वजह से हम इनको यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसके लिए यहां पर हम बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन होती है P1 अपॉन में रो जी इज इक्वल प्लस में प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस के V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस में Z2। अब हम जानते हैं यहाँ पर Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ पर P2 अपॉन में रो जी यानी कि जो नोजल है वहां पर प्रेशर नहीं लगेगा P2 पर। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 0 हम कंसीडर करते हैं। तो अब हमारा जो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये Z2 कट गया, P2 कट गया यहाँ से और Z1 हट जाएगा। तो यहाँ से इस वजह से बचेगा क्या हमारे पास, अब बचेगा हमारा P1 अपॉन में रो जी प्लस में V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर P1, क्योंकि P1 निकालना है हमें, अपॉन में 1000 इंटू 9.81 प्लस V1 की वैल्यू है 15.92 का स्क्वायर जो हमने अभी निकाला था अपॉन में 2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू है 63.69 का स्क्वायर अपॉन में 2G का मतलब 2 इंटू 9.81। तो यहां से हम लोग P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.901 इंटू 10 टू की पावर 6 न्यूटन। तो ये हमारा P1 निकल करके आएगा। इस P1 की जरूरत पड़ेगी हमें अभी फॉर्मूले में जो फोर्स निकालेंगे। अब हम जानते हैं कि लेट द फोर्स exerted by nozzle in x direction, exerted by nozzle in x direction। तो यानी कि जो हमारा नोजल है उस नोजल की वजह से x डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कराया था x डायरेक्शन में फोर्स के लिए, रो इंटू क्यू
V1 माइनस के V2 इंटू कॉस थीटा प्लस P1 A1 माइनस के P2 इंटू A2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो बनेगा नहीं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां पर तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू है हमारे पास 1000, है ना, और Q की वैल्यू है 0.02, V1 की वैल्यू हमारे पास 15.92 माइनस के 63.69 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, प्लस में P1 की वैल्यू अब हमारे पास आएगी यहां पर 1.901 जो अभी कैलकुलेट करिए इंटू 10⁻6, और A1 की वैल्यू है 1.256 इंटू 10⁻³ अब यहां पर जो ये P2 वाला टर्म है, ये P2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि P2 की वैल्यू 0 है, एटमॉस्फेयर प्रेशर माना है। तो यहां से हम Fx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Fx की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 1.43 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहां पर ये हमारा जो है Fx की वैल्यू निकल आई। अब आप सोच रहे होंगे कि y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली और रिजल्टेंट क्यों नहीं निकाला है पहले वाले में जो हमने निकाला था। हम यहाँ पर इस वजह से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा जो पाइप है वो बेंड नहीं है। जब बेंड नहीं है तो एफ वाई नहीं निकलेगा, तो जब एफ वाई नहीं निकलेगा तो एफ आर नहीं निकलेगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकाल सकते। जब रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकाल सकते तो हम वहां पर टेन थीटा की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस वजह से जब पाइप कोई भी नोजल के रूप में कन्वर्ट होता है तो वहां पर हम केवल एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमारा ये वाला आंसर होगा।